नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत चौधरी और ऑडिटर इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं रेनबो 2 ट्वेल्थ का जो बुक है उसका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेकर के आया हूँ। इसके राइटर महात्मा गांधी हैं और ये हमारा पहला चैप्टर है। इसको मैं एक एक वर्ड का हिंदी बता करके आपको कैसे हिंदी अर्थ लगाएं किसी भी सेंटेंस का, किसी भी किताब का, किसी भी कहानी का, वो सिखाऊँगा और सीखने का कोशिश करिएगा सब आदमी। कहानी तो हम तभी समझेंगे ना जब खुद से उसका अर्थ निकालना जानेंगे। हम कहानी कह दें आप समझ लें, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप खुद से निकालना सीखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए हम इस चैप्टर का करते हैं हिंदी अनुवाद और आप लोग इसके साथ सीखिए, ठीक है। देखिए हमारा पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, एंड मतलब और कल्चर मतलब संस्कृति। एंड मतलब और कहिए या एवं कहिए। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी और हम इसके बारे में जानेंगे। अब नीचे क्या सब दिया गया है वो चीज़ पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जो है, इनका पूरा नाम दिया गया है मोहनदास करमचंद गांधी। कोई पूछ देगा आपसे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था या क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। और ये देखिए कोस्ट दिया गया है। कोस्ट के अंदर दिया गया है 1869, 1869 एंड 1948। यानी उनका जन्म 1869 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में हुई। ये महात्मा गांधी के बारे में बताया गया। फिर एक कॉमा यूज़ किया है। तो एक चीज़ बाबू याद रखिएगा, ये एक कोस्ट यहाँ यूज़ किया और कोस्ट को बंद कर दिया, उसी तरह एक कॉमा और दिया, इसका मतलब भी कोस्ट ही होता है। यानी एक कोस्ट और प्रयोग किया और देखिए इस कोस्ट को बंद है यहाँ पर किया, यानी दो कॉमा जब ये दे दे तो समझ जाइए कि ये कोस्ट का प्रयोग कर लिया है। फिर से कॉमा का प्रयोग करने का मतलब है कि अगर आगे दे दिया एक और कोस्ट तो समझिएगा कि दो कोस्ट, दो कॉमा मतलब दो कोस्ट, ठीक है। अब फिर एक कॉमा कोस्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दिया, फिर से एक बार और ये कोस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बार और आपको अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं। जब भी दो कॉमा का प्रयोग करें तो समझिए कि हमें अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलरली, लोकप्रिय रूप से, नन मतलब जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं एज मतलब के रूप में। किसके रूप में? तो बापू, बापू के रूप में जाने जाते हैं। और मतलब या द फादर ऑफ द नेशन। द फादर ऑफ द नेशन मतलब होता है राष्ट्रपिता। इसका हिंदी अर्थ निकालिएगा तो द नेशन, राष्ट्र के पिता। राष्ट्र के पिता को बोलते हैं राष्ट्रपिता। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 में हुआ, मृत्यु 1948 में, वह लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं या तो बापू के रूप में या राष्ट्रपिता के रूप में। अब इनके बारे में जो अतिरिक्त सूचना था वो दे दिया। आगे सेंटेंस यहाँ देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ वो आ जाया। यानी मोहनदास करमचंद गांधी वॉज, थे, मोर मतलब ज़्यादा थे। क्या थे? तो अ स्पिरिचुअल लीडर। तो मोहनदास करमचंद गांधी एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे देन मतलब की तुलना में। किसके तुलना में? तो अ पॉलिटिशियन, एक राजनेता की तुलना में। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी में ये दोनों खूबी थी। वह एक आध्यात्मिक नेता भी थे और एक राजनेता भी थे, लेकिन दोनों में अगर तुलना करें तो वह आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे और एक राजनेता कम थे, लेकिन क्वालिटी उनके अंदर ये दोनों थी। तो इस लाइन का जो अर्थ निकला कि महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ, मृत्यु 1948 में, वह लोकप्रिय रूप से या तो बापू के रूप में जाने जाते थे या राष्ट्रपिता के रूप में। और कह रहे हैं कि उनके अंदर जो दो क्वालिटी थी कि वह एक आध्यात्मिक नेता थे और एक राजनेता थे। दोनों में अगर तुलना करें तो वह एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे, ठीक है। उन्हीं का नाम हम सुने हुए हैं, गाना जो था, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड मतलब प्रयोग किया, उपयोग किया। किसका बाबू रे? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, टेंस पकड़िएगा सब आदमी। ही सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, यूज्ड V2 है, पास्ट इंडेफिनिट। तो उन्होंने प्रयोग किया, बीच में दिया सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया किसका? द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का। तो उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया एज मतलब के रूप में। किसके रूप में? तो द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियारों के रूप में। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियारों के रूप में प्रयोग किया अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। ब्रिटिश रूल मतलब अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन इंडिया, भारत में। एंड और हेल्प्ड, और उन्होंने मदद किया इंडिया, भारत का, गेन प्राप्त करने में, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, आज़ादी। यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया मुख्य हथियारों के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ इन इंडिया, भारत में। एंड और उन्होंने भारत का मदद किया आज़ादी प्राप्त करने में, ठीक है। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया और भारत का मदद आज़ादी प्राप्त करने में किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948, याद रखिएगा फ्रॉम के साथ टू होता है लेकिन यहाँ पर टिल दिया है। तो बोल रहे हैं कि 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली, वह पूरी तरीके से डोमिनेटेड, हावी रहे। डोमिनेट मतलब हावी होना। तो वह पूरी तरह से हावी रहे। किस पर हावी रहे? तो इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर। तो वह 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से कंप्लीटली, पूरी तरह से हावी रहे। समझ में आ गया? पूछ देगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति पर कब से कब तक हावी रहे, तो बोलेंगे 1915 से 1948 तक। ही डाइड, वह मरे या मारे गए, यहाँ पर वाज छुपा लिया, ही वाज डाइड, वह मारे गए। एट द हैंड,
हाथों, एट द हैंड मतलब हाथों, ऑफ मतलब के, तो एट द हैंड ऑफ मतलब होता है के हाथों। तो वह मारे गए के हाथों, किसके हाथों? तो ऑफ फैनेटिक, एक कट्टरपंथी जो अपने धर्म को लेकर के जीता है और मरता है, वो अपने धर्म के लिए जान भी दे दे, उस इंसान को कट्टरपंथी कहा जाता है, फैनेटिक कहा जाता है। तो वह एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए ऑन 30 जनवरी, 30 जनवरी को, ठीक है, वह 30 जनवरी को मारे गए। और यह 30 जनवरी कौन सा साल था? तो 1948। तो महात्मा गांधी 1948 में 30 जनवरी को एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, जब किसी के बारे में लिखते हैं तो वह बायोग्राफी होता है, दूसरा आदमी लिखता है तो बायोग्राफी, अगर वह इंसान अपने बारे में खुद ही लिखे तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, आत्मकथा। तो उनकी आत्मकथा जो उन्होंने खुद ही लिखा था उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। पूछेगा महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उनकी आत्मकथा का नाम था एंड और द न्यूमरस, और बहुत सारे आर्टिकल्स, लेख, बहुत सारे लेख, दैट जो ही रोट, उन्होंने लिखा। तो और बोल रहे हैं कि और बहुत सारे लेख जो उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम का एक अखबार उन्होंने शुरू किया था भारत में, यंग इंडिया, और उनके लिए जो उन्होंने बहुत सारे जो लेख लिखे थे, आर्टिकल्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा, एंड और द स्पीचेज, और वह भाषण, बहुत सारे भाषण, दैट जो ही डिलीवर्ड, उन्होंने दिया। डिलीवर्ड स्पीच मतलब होता है भाषण देना। तो कह रहे हैं कि ये 3 चीज़, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, बहुत सारी उनकी जो लेख थी यंग इंडिया के लिए, एंड और बहुत सारे जो उनका भाषण था, स्पीचेज, दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिया था ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर। और उन्होंने जो बहुत सारे अवसरों पर जो है, अलग अलग अवसरों पर जो उन्होंने भाषण दिया था, रिवील मतलब बताता है, उजागर करता है, रिवील। जब पूछेगा कोई कि ये रिवील किसके लिए आया है, तो बोलेंगे यह आया है महात्मा गांधी के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये 3 चीज़ खास करके, उनकी आत्मकथा, उनका ये जो न्यूज़पेपर का अखबार का लेख है, और उनका जो भाषण है, यह 3 चीज़ के बारे में बोला है कि यह सब रिवील करता है, उजागर करता है हिम, उनके बारे में, नॉट ओनली, ना केवल एज एन ओरिजिनल थिंकर, ना केवल एक सच्चे विचारक के रूप में उनको बताता है, बट ऑल्सो, बल्कि एज अ ग्रेट थिंकर, बल्कि के रूप में, किसके रूप में? तो अ ग्रेट थिंकर, एक सच्चे ग्रेट मास्टर, एक बहुत बड़े स्वामी के रूप में, निपुण व्यक्ति के रूप में, किसका? तो ऑफ चेस्ट, पवित्रता के, यानी पवित्रता के वो बहुत बड़े स्वामी थे, यानी वह पवित्र इंसान थे। इसके बारे में भी, उनके बारे में बताता है। कहाँ पर? तो इडियोमेटिक इंग्लिश, मुहावरेदार अंग्रेजी में, यानी वह मुहावरेदार जो अंग्रेजी लिखते थे उनमें वो बहुत बड़े पवित्रता के स्वामी थे, इनके बारे में बताता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो निम्नलिखित, इन मतलब मैं, द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए, एक्सट्रैक्ट मतलब भाग, ये जो नीचे दिए गए भाग है, यानी ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो भाग, खंड, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भाग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इसमें कह रहा है कि गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में? तो द साउंड फाउंडेशन, मजबूत आधारशिला के बारे में। किसका मजबूत आधारशिला? तो ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता के मजबूत आधारशिला के बारे में गांधी जी बात करते हैं। ये जो हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें महात्मा गांधी भारत की मजबूत आधारशिला के बारे में बात करते हैं, विच, जो हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड, हैज़ प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, तो जो सफलतापूर्वक डटा हुआ है, विदस्टूड मतलब डटा होना, विदस्टैंड मतलब डटा होना, तो जो सफलतापूर्वक डटा हुआ है, द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, समय के गुजरने के साथ साथ, यानी समय गुजर के कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन भारत की जो मजबूत आधारशिला है वो अपने स्थान पर डटी हुई है। इसके बाद कह रहे हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, विच हैज़ द टेंडेंसी, जिसके पास है क्या? तो द टेंडेंसी, मानसिकता, यानी पश्चिमी सभ्यता का मानसिकता है टू प्रिविलेज, बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? तो मेटेरियलिटी, भौतिक चीज़ों को, भौतिकवादी को, यानी वस्तु की पूजा, वस्तुओं के लिए जो जीता है मरता है उसे मेटेरियलिटी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला जो है, पश्चिमी सभ्यता वाला, जिसका क्या मानसिकता है? तो टू प्रिविलेज, बढ़ावा देना मेटेरियलिटी को, भौतिकवादी को। और कह रहे हैं कि कांट मैच, और ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है वह मुकाबला नहीं कर सकता है, कांट मैच मतलब मुकाबला नहीं कर सकता है, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का, इस भारतीय सभ्यता का, दैट जो एलिवेट्स, बढ़ावा देती है, द मॉरल बीइंग, नैतिकता को। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह उसका मानसिकता क्या है? किसको बढ़ावा देना? मेटेरियलिटी को। और भारतीय सभ्यता का क्या है मानसिकता? कि वह नैतिकता को बढ़ावा देती है। तो कह रहे हैं कि ये जो नैतिकता को बढ़ावा देने वाला भारतीय सभ्यता है, इसका मुकाबला कभी भी ये जो पश्चिमी सभ्यता वाला है, जो भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देता है, इसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता है। समझ में आया बाबू? अब देखिए आगे नीचे इसका जो पहला पैराग्राफ है वो हम देख लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, मेरा मानना है, मैं मानता हूँ, इसमें से कोई भी आप बोल सकते हैं, आई बिलीव, मैं मानता हूँ, या मेरा विश्वास है, दैट कि द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, इंडिया ने विकसित किया है, हैज़ प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है, इज़ मतलब है, नॉट, इज़ नॉट मतलब नहीं है, टू बी बीटन, हारने वाला, टू बी बीटन मतलब हारने वाला, इन द वर्ल्ड,
इन मतलब मैं, द वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में। तो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है वह इस पूरी दुनिया में हारने वाला नहीं है। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बराबरी कर सकता है। कैन इक्वल मतलब बराबरी कर सकता है। द सीड्स, उस बीजों को, शोन बाय आवर एंसेस्टर, जो बोया गया हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो कह रहे हैं कि जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोकर दिया है, हमारे पूर्वज जो बोकर गए हैं, उस चीज़ का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम गया। अब बोलेंगे गया का मतलब क्या हुआ, तो जैसे ट्रैक्टर पर लिखा होता है लटक ले तो गिल्ला बेटा, यानी गिल्ला मतलब कहाँ, घर नहीं, नानी गाँव, ऊपर वाला नानी गाँव, वही है रोम वेंट, रोम गया, रोम खत्म हो गया। ग्रीस शेयर्ड, और ग्रीस का भी, ग्रीस शेयर्ड द सेम फिट। अब यहाँ पर देखिए सब आदमी ध्यान से, ग्रीस शेयर्ड द सेम फिट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। एक तो रोम गया, दूसरा ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेराउस, और कह रहे हैं कि फेराउस का शक्ति जो है वॉज ब्रोकन, वो चकनाचूर कर दिया। ठीक है, मिस्र पर शासन करने वाला जो होता था पहले उसको फेराउस बोला जाता था। तो वही बोल रहे हैं कि जो रोम गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, और मिस्र पर शासन करने वाले जो थे उसके शक्ति को चकनाचूर कर दिया गया। द माइट, माइट मतलब शक्ति, फेराउस की शक्ति को जो है वह चकनाचूर कर दिया गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान जो है वह हैज़ बिकम हो चुका है वेस्टर्नाइज, पश्चिमीकृत हो चुका है। जापान पश्चिमीकृत हो चुका है। चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, भारत है अभी भी, सम हाउ और अदर, देखिए बीच में 2 कॉमा दिया ना, इसका मतलब कोष्ट दिया और आपको एक अतिरिक्त सूचना दे रहा है कि लेकिन इंडिया इज स्टिल, भारत जो है अभी भी किसी न किसी तरह से, सम हाउ और अदर मतलब किसी न किसी तरह से, साउंड मतलब भारत अभी भी है मजबूत। ठीक है, साउंड मतलब मजबूत, आवाज़ भी होती है और मजबूत भी। एट द फाउंडेशन, एट द फाउंडेशन अपने आधारशिला पर, तो भारत जो है अभी भी अपने आधारशिला पर किसी न किसी तरह से मजबूत है, वो टस से मस नहीं हो रहा। इसके बाद कह रहे हैं कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, यूरोप के लोग लर्न सीखते हैं देयर लेसन्स, अपना अपना सबक, अपना अपना पाठ। तो यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप के लोग वो अपना अपना सबक सीखते हैं फ्रॉम मतलब से, किससे सीखते हैं, तो द राइटिंग्स यानी लेख से, लेखन किताब से जो लिखा गया है, ऑफ द मैन यानी के आदमी, किसके आदमी, तो ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम और ग्रीस का आदमी जो है उसका जो लेख है लिखा हुआ, उन्होंने जो किताब लिख करके दिया है यानी अपने देशवासियों को, तो यूरोप के लोग उसी लेख से जो है अपना अपना सबक सीखते हैं। अब तो यूरोप के लोग रोम और ग्रीस से सीखते हैं, जो गया गल्ला लटकला तो गल्ला बेटा यानी जो खत्म हो गया उसके लेख से, विच जो एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो अब है ही नहीं, एग्जिस्ट मतलब होना, नो लॉन्गर मतलब अब, यानी जो अब नहीं है, जो अब है ही नहीं, जो अब नहीं है, खुद अस्तित्व में नहीं है, उसका किताब पढ़ के जो है यूरोप का लोग सीखता है अपना अपना सबक। इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, कह रहे हैं कि जो रोम और ग्रीस के बारे में बोल रहे हैं कि विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, ग्लोअर ये ग्लोरी, यानी जो अपने पुराने साख में, प्रतिष्ठा में, गरिमा में है ही नहीं, जो खुद खत्म हो गया, और उसका राइटिंग्स देख के यूरोप का लोग सीखता है। बताइए, इन ट्राइंग टू लर्न, सीखने में, इन मतलब मैं, ट्राइंग मतलब कोशिश, टू लर्न सीखने की कोशिश में, फ्रॉम देम उनसे यानी रोम और ग्रीस के लेख से, द यूरोपियंस यूरोप के जो लोग हैं, इमेजिन वो कल्पना करते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड वे लोग बच जाएंगे, परहेज कर देंगे, द मिस्टेक्स उन गलतियों से, ऑफ ग्रीस एंड रोम यानी ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलतियाँ किया था, लोग जो गलती किए थे जिनके कारण वो खत्म हो गए थे, और अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम वो गलती नहीं करेंगे। सच, सच मतलब ऐसी, इस मतलब है, देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी है उनकी दयनीय हालत। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि बताइए, जो खुद नहीं है अस्तित्व में, उसका किताब पढ़ के यूरोप का लोग बोल रहा है कि हम लोग जो गलती किए थे वो लोग वो नहीं करेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे, वो सीखता है। अब ये हालत यूरोप का है। तो इसका मतलब है कि रोम गया, ग्रीस गया, मिस्र गया, चाइना गया पश्चिमीकृत, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जापान पश्चिमीकृत हो गया, यूरोप का ये हालत है कि रोम और ग्रीस का किताब पढ़ के जो है बोलता है हम वो गलती नहीं करेंगे। अब ये हालत है पूरी दुनिया का। बताइए, अब उसी के आगे में बोलते हैं महात्मा गांधी कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच में, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस मतलब बताया इन सभी के बीच में, यानी इतना देश खत्म हो गया सबका सभ्यता, इंडिया रिमेन्स भारत है, इमूवेबल अचल, भारत जो है अचल है, एंड और दैट इज हर ग्लोरी, और यही तो इसकी साख है, सुंदरता है, गरिमा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये सब देश टस से मस ये खत्म हो गया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत एकदम अडिग है, अचल है, टस से मस नहीं, सुनेंगे सबका, करेंगे अपने मन का, किसी का नहीं सुन रहा है, एंड यही इसकी क्या है, ग्लोरी है, यही इसकी सुंदरता है। इट इज़ अ चार्ज, एक आरोप है, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। तो अब ये सब जो हुआ, भारत सबका तो सुना, लेकिन किया अपने मन का, तो कह रहे हैं कि एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, दैट कि हर पीपल, इसके लोग आर हैं, सो अनसिविलाइज, इतने ज़्यादा असभ्य हैं, इग्नोरेंट अनपढ़, गवार हैं, अनस्टोलिड मंदबुद्धि हैं। तो अब जब सब देश समझा कि सब हमारा तो सभ्यता खत्म हो गया, अब भारत का बचा, तो भारत के ऊपर आरोप लगा दिया, सब जो है भारत के ऊपर जो है लांछन लगा दिया कि भारत के लोग इतने ज़्यादा असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं,
मंदबुद्धि हैं दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि संभव नहीं है टू इंड्यूस दैम, कि उनको समझाना बुझाना। भारत के ऊपर में आरोप लगा दिया कि भारत के लोग तो मंदबुद्धि है ही हैं, पढ़े लिखे नहीं है, गँवार हैं सब, उसको कुछ समझाएंगे तो समझेंगे नहीं, वो इतने अनपढ़ हैं कि उनको आप इंड्यूस करेंगे, समझाएंगे बुझाएंगे तो समझ में नहीं करेंगे, और जब समझेंगे नहीं तो टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, और वो कोई चीज़ अपनाएंगे नहीं, कोई भी परिवर्तन होगा तो नहीं अपनाएंगे। तो ये आरोप लगाना सब शुरू कर दिया भारत पर कि भारत के लोग जो है असभ्य, गँवार, मंदबुद्धि हैं, और उनको कोई भी परिवर्तन के बारे में बताइएगा कि दुनिया बदल रहा है, तुम भी बदलो, तो वो अपनाएगा ही नहीं, और ये आरोप लगा दिया। इट इज़ अ चार्ज, यह जो आरोप है, इट इज़ अ चार्ज, यह एक आरोप है रियली, वास्तव में, अगेंस्ट आवर मेरिट, यह अगेंस्ट है आवर मेरिट, हमारे गुण के खिलाफ है। तो ये तो हमारे गुण है, तुम कुछ भी कर लो, तुम जो सोचेगा कि हम बदल जाएं तो हम बदलेंगे नहीं। भारत की ये खूबी है कि पंचायती तो मानव खुट्टा होते गा रहो, सब बात हम मान लेंगे लेकिन खुट्टा तो वहीं गाड़ेंगे हम, आप कुछ भी कर लो। यही चीज़ यहाँ पर भारत के ऊपर आरोप लगा दिया, और यही तो भारत की गुणवत्ता है कि आप कुछ भी कर लो, हम नहीं कुछ करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, तो इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यह जो आरोप है वो अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे गुण के आधार के, गुण के खिलाफ है। व्हाट, जो वी हैव टेस्टेड, जो हमने जांचा परखा है, एंड फाउंड, और पाया है, ट्रू, सत्य, और जो हमने जांचा परखा और सत्य पाया, ऑन द एनविल ऑफ, के आधार पर, किसके आधार पर, एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर हमने इसको जांचा परखा और सत्य पाया है कि क्या पाया, कि वी डेयर नॉट चेंज, कि हम लोग में हिम्मत ही नहीं है बदलने की। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि जब हमने अनुभव के आधार पर इसको जो है डंके के चोट पर जो है हमने इसको जांचा परखा, तो हमने पाया कि हमें हिम्मत ही नहीं है। मैनी थ्रस्ट, बहुत सारे लोग जो हैं वो घुसेड़ते हैं, डालते हैं, थोपते हैं, देयर एडवाइस, अपना अपना सलाह, अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो भारत के ऊपर अपना अपना सलाह थोपते हैं, एंड और शी रिमेन्स स्टडी, थोप तो रहे हैं लेकिन भारत जो है भारत को बोला है शी, भारत माता बोलते हैं ना, तो शी रिमेन्स स्टडी, और भारत जो है वो स्थिर है, वो टस से मस हो नहीं रही है। दिस इज़ हर ब्यूटी, और यही इसकी क्या है, सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही तो हमारी सुरक्षा है, हमारी आशा का। इट इज़ द सीट एंकर, यह हमारी सुरक्षा है, ऑफ आवर होप, हमारी आशा का, और यही हमारी आशा का जो सुरक्षा कवच है। हम इसी के आधार पर सुरक्षित हैं कि भारत टस से मस नहीं हो रही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन भारत के लोग को समझने को तैयार नहीं है, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारत के लोग हैं असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, मंदबुद्धि हैं। समझ में आया बाबू? तो ये 2 पैराग्राफ तक जो हम हैं वो बता दिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे इसको 2 वीडियो और लगेगा इसको बनाने में। इसको हम बना करके 2 वीडियो में इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो इसका अगला पार्ट हम लाएँगे। अगर अच्छा लगा आपको तो कमेंट करिएगा, और अगर उसे भी अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे ही जारी रखें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।